नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है, इससे पूर्व जो हमारी श्रृंखला रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, जो हमने इससे पूर्व 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज उसकी क्रम में तीसरा वीडियो आपके सम्मुख से उपस्थित कर रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला चरण जो हमने पढ़ा था, उदारवादी चरण हमने पढ़ लिया था। उदारवादी चरण के अंतर्गत हमने जो देखे थे, कंटिन्यू तरीके से, जो सिलसिलेवार तरीके से हमने जो देखा था, उदारवादी चरण का प्रारंभ कब से कब तक का रहा। ये 1885 से 1905 तक का ये चला। इसका मेन उद्देश्य क्या रहा, इसमें क्या सुधार होने थे, ये भी हमने देखा। अब अनुरोध पत्र क्या था, प्रतिवेदन पत्र क्या था, ये इससे जो पूरा जो वीडियो बनी है उसमें मैंने इसका पूरा डिटेल में आपको चर्चा की हुई है। और एक नज़र सरसरी ही इनके प्रमुख नेताओं पर डाल देते हैं। इनके जो भारत को जो स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया, जिन नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका इस क्रम से उनका नाम है फिरोज शाह मेहता। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा उदारवादी संगठन को मजबूत करने के लिए। फिर फरुद्दीन तैयबजी रहे, फिर दादा नौरोजिया, फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो 4 महत्वपूर्ण प्रमुख राजनेता हैं, इनके द्वारा उदारवादी चरण को एक मजबूत पकड़ मिली और साथ ही इसके सकारात्मक परिणाम में स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत देखने को प्राप्त हुई। आज इसी क्रम में दूसरा जो टॉपिक है हमारा, उग्रवादी चरण। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा उग्रवादी चरण। अब होता क्या है, इसमें हम सीधी निगाह डालते हैं। जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये 1905 से 1919 तक का ये सफ़र चला। और इसी के क्रम में इसके अंतर्गत स्वराज का उद्देश्य, क्या उद्देश्य था हमारा उग्रवादी चरण। मतलब आप जैसे कि उग्रवादी चरण का नाम जैसे सुन रहे हो, कहीं उत्तेजना, व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की उत्तेजना में उग्र हो जाना। अब इसी जो आंदोलन था, इस आंदोलन का शब्द से ही उसका उच्चारण हो रहा है उग्रवादी आंदोलन। मगर हम हिंसा पे उतर आना और उग्र हो जाना, हम अपनी स्वाधीनता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे आक्रमण करने हो या अंग्रेज सरकार के खिलाफ हमें उसको घुटनों पर बैठाना हो, या फांसी लगना, या बमबारी होना, या अंग्रेज अधिकारियों के इसके अंतर्गत मार देना। ये बहुत सी चीज़ें ये इसका परिणाम रहा। अब बात करते हैं इसका आक्रमण संघर्ष का बहिष्कार करना। ठीक है, इनके जो प्रमुख जो नेता थे, इसमें हमने इससे पूर्व आपको बताया था लाल बाल पाल। एक क्रम को आप याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका, उग्रवादी चरण के प्रमुख नेताओं का नाम बताइए। उसमें लाल बाल पाल मतलब लाल से बाल गंगाधर तिलक, और बाल से बिपिन चंद्र पाल, और लाल से लाला लाजपत राय, और ठीक है, फिर अरविंद घोष। ये 4 प्रमुख इनके नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये प्रमुख हैं। लाल बाल, इसको आप याद रख लीजिए। अब जो आज का जो टॉपिक है हमारा उग्रवादी चरण। अब ये उग्रवादी चरण का शुरुआत, जो इसके शुरुआती जो दौर था, ये था आपका 1905 से ये 1919 तक का चलने वाला ये आंदोलन रहा, जिसके प्रमुख नेता मैंने आपको बता दिया था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष, इसके प्रमुख नेता थे। और इस जो आंदोलन था, इसका जो उद्देश्य था, इन्हें क्रांतिकारी मार्ग द्वारा स्वतंत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अब क्योंकि अब हर हथकंडे अपनाने के बाद जब स्वतंत्रता जब प्राप्त नहीं हो रही थी, तो जो राजनेता थे, जो स्वतंत्रता के लिए उत्साहित थे, उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को चुना। और जो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इस जो क्रांति का, जो उग्रवादी चरण का, इसमें जो था स्वराज की प्राप्ति की थी। हम किसी के शरणागत ना रहते हुए हम अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष रहित रहेंगे और हम अपना आज़ादी को प्राप्त रहेंगे। इसका मेन उद्देश्य स्वराज की उतना है कि भारत को आज़ादी से
आज़ादी देना और जो गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ है उसको मुक्त कराना, इसका मेन उद्देश्य था। अब साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, इन्होंने जब गणपति उत्सव था 1893 में और 1895 में शिवाजी उत्सव जो हुआ था यहाँ, इन्होंने इसका जो शुभारंभ किया था ये मुंबई में इन्होंने किया था। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किस उत्सव का प्रारंभ किया। अगर ये जो उत्सव था ये गणपति उत्सव था, ये 1893 में इसकी शुरुआत हुई। और दूसरा जो आंदोलन की बात करूँ या उत्सव की बात करूँ, ये था आपका 1895 में शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत मुंबई से बाल गंगाधर तिलक के साथियों द्वारा किया गया, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, उस पत्रिका का नाम लिखिए, कभी क्वेश्चन आ जाता है। वो पत्रिका थे तिलक ने पत्रिका भी लिखी थी। उनकी जो पत्रिका हैं क्रमशः इस प्रकार से हैं, आइए नज़र डालते हैं उनकी जो पत्रिकाएं हैं। इसी बीच क्रांतिकारी घटना हुई, जब इन्होंने जो पत्रिका लिख रहे थे तो उस दौरान एक घटना घटित हुई जो 1897 की पहली घटना थी। और ये यहीं से अगर हम बात करें जो उग्रवादी क्रांति या क्रांतिकारी जो शब्द जो जुड़ा था, जो हिंसा अहिंसा की जो मार्ग की बात आती है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। जब क्या था 1897 में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई जिसमें दो सगे भाई महाराष्ट्र के थे। उन्होंने पुणे में क्या करा, दामोदर चेपकर और बालकृष्ण चेपकर, इन दो भाइयों ने मिलकर क्या करा, प्लेइंग अधिकारी थे कमिश्नर एम रेंट और ईयर स्टिक, दोनों की इन्होंने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। जो अंग्रेज हुकूमत के, यदि हम ब्रिटिश अधिकारियों की जो कमिश्नर रैंक के थे उनकी इन्होंने हत्या कर दी थी इन दो भाइयों ने मिलकर। इस घटना को काफ़ी, ठीक है, इस घटना को क्या हुआ, काफ़ी हाईलाइट मिला और ये प्रचलित भी हुई। और ख़ासकर तिलक ने अपनी जो पत्रिका थी, जो उनकी जो पत्रिका थी केसरी में, इन्होंने लिखा जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी उसी प्रकार आज इन दो भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी है। ठीक है, ये जो ताना बाना बुना गया था, यहीं से इस क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें दो सगे भाइयों ने क्या किया था, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी जो कमिश्नर रैंक के थे। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बाल गंगाधर द्वारा जो प्रकाशित जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था, उसका जो नाम था केसरी, उसका नाम था। और जो पत्रिका में इन्होंने क्या है, मराठा, इनकी जो पत्रिकाएं हैं प्रमुख, ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली पत्रिका किसकी, इस पत्रिका का नाम क्या है, इस पत्रिका के द्वारा किसको, इसके लेखक कौन है, तो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। जो बाल गंगाधर द्वारा जो पत्रिकाएं को प्रकाशित किया गया था, उनकी जो पहली पत्रिका थी वो मराठा थी। ठीक है, फिर उसके बाद उनके द्वारा केसरी लिखी गई थी। फिर जो तीसरे नंबर की लिखी थी वो गीता रहस्य पुस्तक का अवलोकन उनके द्वारा किया गया था। और इनको जो बाल गंगाधर तिलक का जो उपनाम था वो लोकमान्य तिलक के तौर पे हम जानते हैं। और चिरौल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा। ठीक है, चिरौल ने इन्हें क्या रहा, भारतीय अशांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इस जो घटना का जो परिणाम निकला, इसमें क्या हुआ, क्रांतिकारी तत्वों को इसमें बढ़ावा मिला। अब देखिए, जब ये घटना पूरे भारत में आग की तरह जब फैली तो कहीं ना कहीं लोगों को ये स्वयं प्राप्त हुई कि भैया ऐसे करने से क्या पता हम आज़ादी को हासिल कर लेंगे। ये घटना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और देश में अलग अलग जगहों पर कहीं पर क्रांतिकारी मारे जा रहे थे, कहीं पर ही क्या होते, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करती, अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों का उत्पीड़न हो रहा था, कहीं ना कहीं दोनों पे आपसी मतभेद हो रहा था। अब देखिए, एक तरफ भारतीय नागरिक थे जो गुलामी की बेड़ियों पे जकड़े थे, दूसरी तरफ क्या थे, अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी जो सैनिक थे, उनके बीच ये चीज़ें आपस में कुलाब हो रहा था, कहीं ना कहीं विस्फोट की स्थिति पैदा हो रही थी। अब जब ये घटना हुई तो इसी बीच 1904 में क्या और
बी डी सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन किया जिसका नाम था अभिनव भारती। देखिए कभी क्वेश्चन आ जाता है 1904 में सावरकर द्वारा एक गुप्त सभा का गठन किया था, उस गुप्त सभा का नाम क्या है, कभी क्वेश्चन आता है तो उसका अभिनव भारती नामक गुप्त सभा का इन्होंने क्या किया गठन। कभी क्वेश्चन आ जाता है अभिनव भारती सभा का गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन किया गया था 1904 में, ये बी डी सावरकर द्वारा इनका गठन किया गया था। ठीक है, अब इसी बीच क्या हुआ था, जब 1904 में ये चीज़ें हुई, अभिनव भारती की गठन हुआ था, उसके बाद 1907 में क्या वरिंद घोष और भूपेंद्र दत्त ने एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये 1907 में जो संस्था का गठन हुआ अनुशासन समिति का, तो उसका जो नारा दिया गया था अरविंद घोष द्वारा, तो उसका जो उद्देश्य था खून के बदले खून की होली वाली बात आती है इसमें, खून के बदले खून। यदि अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज की हुकूमत के लोग यदि हमारा लहू बहाएंगे तो हम बदले में हम भी उनका लहू बहाएंगे, ये इस संगठन का मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब बात करते हैं 1909 में, जब मदन लाल गींगार ने जब लंदन में कर्नल वायली की हत्या कर दी थी। फिर क्या हुआ, 1909 की बात करें, गिंगारा ने क्या हुआ, मदन लाल गिंगारा ने क्या किया, लंदन में जाकर कर्नल वालजी की हत्या कर दी और मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस महाराष्ट्रियन, जो इन्हें इसके नाम से भी जाना जाता है मैडम कामा को, इन्होंने क्या किया, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिलीवेंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है मैडम भिका कामा को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिलीवेशन के नाम से भी जाना जाता है और पारसी में महाराष्ट्रियन को कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें 1907 में, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने भाषण देते वक्त वहीं पर इन्होंने तिरंगा लहरा दिया। कभी क्वेश्चन आता है कि मैडम भिका कामा ने लंदन में न जर्मनी में कब भाषण देते वक्त तिरंगा फहराया था। ये 1907 में इन्होंने पहली दफ़े किसी विदेशी ज़मीन पर यह तिरंगा फहरा दिया था और ये जो तिरंगा फहराया था इसका जो श्रेय जाता है ये मैडम भिकाजी कामा को ये सम्मान जाता है कि इन्होंने विदेशी धरती में 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में जब ये भाषण दे रहे थे उस समय वहाँ पर तिरंगा फहरा था। अब इसी क्रम में क्या हुआ था, 1913 में, 1913 की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर 1913 में अमेरिका में जब सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ, गदर पार्टी का गठन किया और लाला हरदयाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता द्वारा इनका गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता जो की थी सोहन सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता की। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के किस प्रांत में गदर पार्टी का संगठन गठित किया गया। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी में गदर पार्टी का गठन किया गया। अब गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में किया गया था और जो गदर पार्टी की जो गठन किया गया था वो गठन किसके द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल द्वारा इसका गठन किया गया था और जो इसकी अध्यक्षता की गई थी उनकी अध्यक्ष सोहन सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आता है अब अगला जो क्वेश्चन है, कामागाडू मारू की जो घटना हुई थी, यह घटना क्या हुई थी, 1914 में घटित यह घटना हुई थी, जबकि जिस समय क्या हुआ था, जापान से, यदि हम कहें जापानी से एक
एक जो जहाज़ चला था जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे, जो जिस जहाज़ का श्री गुरुदेव दत्त द्वारा इसे किराए में लिया गया था वहाँ से, और इस जहाज़ को लेकर वो हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। और ठीक है, जब ये जाते वक्त जब इन्होंने जिस जहाज़ को इन्होंने क्रय किया था, जिसमें किराए पर लिया था, उसमें क्या किया था, 376 यात्री उसमें सफ़र कर रहे थे। और जब ये कनाडा पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने ये भारतीय जहाज़ है कर इसको वहाँ पर ही तट पर प्रवेश होने से इसे रोक दिया। जब इसे रोक दिया गया तो इसको उतरने की अनुमति नहीं मिली तट के करीब। तो क्या कर वहाँ की सरकार ने इन्हें वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। जब ये वापस लौटकर वापस आए, ठीक है, तो इसी क्रम में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज़ को भारत से सिंधी ले जाया जाए। और नतीजा क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने जब अपनी हुकूमत के दम पर इस जहाज़ को वहाँ पर उतरने नहीं दिया और ये आदेश दे दिया, ये एक घोषणा पत्र जारी कर दिया ये कि इस जहाज़ को सीधा क्या कर रहा है, भारत लाया जाए। और नतीजा क्या हुआ, जब ये सीधे भारत के बंदरगाह पर आया, बबज बंदरगाह पर जब ये लाया गया तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर ब्रिटिश सेना के बीच जो जहाज़ में जो यात्री थे और जो तट के करीब जो ब्रिटिश सरकार के जो हुकूमत की जो सेना थी, उनके बीच क्या हुई, लड़ाई हो गई थी, जिसमें कई यात्री मारे गए। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जिस समय कनाडा से हांगकांग से जब कनाडा जा रहा था जब जहाज़, तो उसमें टोटल कितने यात्री सफ़र कर रहे थे, तो उसमें जो टोटल यात्रियों की जो संख्या थी 376 यात्री इसमें सफ़र कर रहे थे। और किसके कहने पर इस जहाज़ को भारत भेजा गया, ये वहाँ की सरकार द्वारा इसे आदेशित कर दिया गया कि इसको सीधे इस जहाज़ को सीधे भारत लाया जाए। और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अब जब विवश किसके द्वारा गया, ये जर्मनी की जो कनाडा की जो सरकार थी, वहाँ से इन्होंने प्रवेश की अनुमति नहीं दी। और ब्रिटिश सरकार को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय जो जहाज़ है इसको सीधा भारत लाया गया। जब भारत के किस बंदरगाह पे इसे लाया गया, या बबज बंदरगाह पे इसे लाया गया। परिणाम स्वरूप जब यात्री जब यहाँ पर आए तो अंग्रेजी सेना के बीच इनके मध्य एक वार्तालाप छिड़े और जहाँ पर हाथापाई हुई। हाथापाई के परिणाम स्वरूप वहाँ पर कुछ यात्रियों पर ब्रिटिश सेना ने गोली चला दी थी, जिसमें कई यात्री उसमें मारे गए। ठीक है, लड़ाई में ये मारे गए। जब ये मारे गए उसके बाद क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ। इस समझौता का जो तात्पर्य था, जो 1916 के अधिवेशन में अंबिकाचरण मुजुमदार की अध्यक्षता में जब ये मीटिंग हो रही थी, लंदन समझौता ना लखनऊ समझौता 1916 को, तो मजुमदार जो अंबिकाचरण मजुमदार थी, इसकी अध्यक्षता हो रही थी। तो इसमें गरम और नरम दल के दो नेता का मिलन हो गया था। ठीक है, इनको मिलाने में का जो गरम और नरम दल जो दोनों अलग हो गए थे, इनको मिलाने का जो श्रेय जाता है वो अंबिकाचरण मजुमदार को इसका श्रेय जाता है, जिसने इस दल को मिलाने का प्रयास किया। और साथ ही यदि मैं बात करूं, इसकी अध्यक्षता तो उनके द्वारा की गई थी। और जो इन दोनों दलों को एक दूसरे से वार्तालाप करके एक दूसरे के पक्ष में पैरवी करने का जो मौका दिया, और साथ ही जिन दो शख्सियत ने इनको आपस में मिलाया, जो इनके बाद सीधी एक दूसरे से वार्तालाप हुई, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। इन दो दलों के जो नेताओं को समझाना और बुझाने के बाद इस तरह मिलाने का। तो साथ ही जब क्या हुआ, जब राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, और प्लस मुस्लिम लीग की जो को भी इनके साथ मिलाया गया। ठीक है, इतना बड़ा श्रेय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को ज़्यादा। एक तरफ इन्होंने नरम और गरम दल को मिलाया, और साथ ही क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी इनके द्वारा मिलाया गया। कभी क्वेश्चन आ जाता है नरम और गरम दल को किसके द्वारा, किन दो शख्सियतों द्वारा मिलाया गया, वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी किसके द्वारा मिलाया गया, ये भी आपके
बाल गंगाधर और एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया। और 1800, देखिए ये जो मिलन हुआ था ये 1916, 2 साल पश्चात इस दल से मुस्लिम लीग अलग हो गया। देखो 1918 में पुनः मुस्लिम लीग इससे अलग होकर पृथक हो गया, ठीक है। और जब होम रूल की स्थापना हो रही थी 1916 में, तो होम रूल में एक आइलैंड का भी शब्द था, ठीक है। जो होम रूल जो शब्द है, वो जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आइलैंड का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है घरेलू शासन या घर पर शासन होता है। देखिए यह हम घर के भीतर शासन करें या घर के बाहर अपने ही सरजमी पर, इसको होम रूल कहा जाता है, ठीक है। इसका एक शब्द है, इसका शब्द का अर्थ है, सबसे पहले इस शब्द की जो स्थापना हुई थी ये आयरलैंड में रेड मार्ट ने इसकी उच्चारण किया था इस शब्द का। इसकी स्थापना जो हुई थी होम रूल की भी, तो ये आयरलैंड में हुआ था। और भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने पूना में, जब एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। देखिए कभी क्वेश्चन आ जाता है होम रूल शब्द की जो स्थापना या उसका गठन किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम भारत में, और ये किया गया तिलक द्वारा, पूना में किया गया था, और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में इसकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। और इसके पश्चात क्या हुआ, एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ तथा दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया, और एनी बेसेंट द्वारा इस शब्द का प्रचार और प्रसार का भी बहुत बड़ा दायित्व इनके कंधों में था। पर इसके प्रसार के लिए, मतलब जो ये होम रूल शब्द था और जो इसकी स्थापना की गई थी, चाहे स्थापना हम भारत में जो सबसे पहले तिलक ने की थी पूना में, और दूसरी जो स्थापना हुई थी मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा, इसके प्रचार प्रसार के लिए साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ और जो दैनिक पत्रिका जो चल रही थी उसमें इंडिया में, तो वो थी आपकी न्यू इंडिया का सहारा एनी बेसेंट द्वारा इसको लिया गया। और होम रूल ना हो, ठीक है। और रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में, क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए था, ठीक है। ये होम रूल एक्ट, रोलेट एक्ट जिसे कहते हैं, एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया गया, जिस कानून को काला कानून करार दे दिया गया था, ठीक है। काला कानून को कब जाना गया, कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मार्च 1919 में एक काला कानून बनाया गया था, ठीक है। एक जो कानून बनाया था उसे काला कानून के नाम से जाने लगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बिना क्या था जो ये काला कानून बनाया गया था। इसके बिना क्या होता था, ना इसकी वकील की ज़रूरत थी, इसमें ना अपीलकर्ता की ज़रूरत थी, ना दायरकर्ता की ज़रूरत थी, ना कानून की ज़रूरत थी। अब ऐसा कानून जबरन थोप दिया गया था, ठीक है। और इसी वर्ष क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जब पंजाब के स्थानीय जो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफी किचलू को क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जलियांवाला हत्या जो कांड हुआ था उसमें 1913 में किन दो स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा, डॉक्टर सत्यपाल जी और डॉक्टर सैफुद्दीन को इन्होंने सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इन दोनों की रिहाई के लिए क्या, जब इन दोनों को जब जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा ठोस दिया गया, तो क्या हुआ, उस क्षेत्र की जनता ने क्या हुआ, इन दोनों की गिरफ्तारी को से मुक्ति करने के लिए लोग एक स्थान पर इकट्ठा होने लगे और इस स्तर पर विरोध करने लगे और एक तरफ से आंदोलन करने लगे कि इनकी रिहाई के लिए जन आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और जब ये आंदोलन के स्वर तेज होने लगे तो इसके विरोध के लिए इन्होंने क्या किया, अमृतसर के जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठा होने लगे। और साथ ही इसी बीच क्या हुआ, जब जो अंग्रेज हुकूमत के जो जनरल डायर को जब ये पता चला कि भैया इन दो नेताओं को छुड़ाने के चक्कर में स्थानीय लोगों ने एक जमघट लगा दिया है जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन पे क्या करा, जो आंदोलनकारी थे उन पर उन्होंने गोली चलवा दी। करीबन वहाँ पर 2000 से भी ऊपर की जनसंख्या मालो एकत्रित हुए थे। और जब इन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए तो
वहाँ पर 1800 भारतीय लोगों की हत्या हो गई थी। जो आंदोलनकारी थे, जो रिहाई के लिए जो आए हुए थे, तो 1800 लोग वहाँ पर मारे गए। इसके बाद क्या, जब ये घटना घटित हुई, जब ये ब्रिटिश सरकार की हाईकमान को इस बारे में पता चला, तो जनरल डायर से इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करने के आदेश दे दिया गया था। ये रिपोर्ट जारी करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी और इसमें जनरल डायर से इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या, जब रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी जनरल डायर द्वारा, तो उसमें इन्होंने बताया गया था 379 लोगों मारे गए, जबकि इसमें 1000 से भी अधिक 1800 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। ये रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के सम्मुख से जनरल डायर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और जब इसकी क्या हुई, फिर जांच कमेटी गठित हुई। इसमें जब जांच कमेटी जब गठित हुई, तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे भी थे और कांग्रेस द्वारा भी इसमें गठन किया गया था। जब ये दो समिति की गठन हुई, दो समूह कमेटी इसमें गठित हुई, एक तो ब्रिटिश सरकार द्वारा की कमेटी थी, दूसरी कांग्रेस की कमेटी थी। और हंस राज ब्रिटिश सरकार की सरकारी गवाह बन बैठा वहाँ पर, जिसके कारण इस ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे दोष मुक्त कर दिया गया। जो घटना थी, तो इस घटना के एवज में हंसराज ब्रिटिश सरकार का सरकारी गवाह बना और इसके कारण क्या, ब्रिटिश को इसमें दोष मुक्त करा दिया कि ये गोली इनके द्वारा नहीं, ये आपसी रंजिश की वजह से चली होगी। तो जब इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी का गठन हुआ जिसे हंटर कमेटी कहा जाता है। हंटर कमेटी का जो गठन हुआ था अक्टूबर 1919 में इसका गठन हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था, इस जलियांवाला बाग की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसमें पाँच अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्त किया गया और 3 भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया गया। इनसे रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा गया, वास्तविक घटना के बारे में बताने के लिए कहा गया। जब 3 भारतीय इसमें जो सम्मिलित थे, चिमिन लाल, सीत लवाड़ और शाहबाद सुल्तान अहमद जग नारायण, ये क्या थे, 3 इसमें भारतीय को इस कमेटी, हंटर कमेटी का सदस्य बनाया। ठीक है। और जब इस कमेटी के पश्चात तहकीकात कमेटी का भी इसके अंतर्गत गठन हुआ। ठीक है, 1919 में तहकीकात कमेटी का भी गठन हुआ। कांग्रेस द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मावली द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, इसके जो सदस्य रहे, जो तहकीकात कमेटी की जो सदस्य बने, उसमें महात्मा गांधी भी बने, मोतीलाल नेहरू भी इस के सदस्य ने। इसका जो परिणाम था, रिपोर्ट को अनसुना कर दिया। जो तहकीकात मतलब जो इसकी सच्चाई बताना था, जो अंग्रेज हुकूमत के सम्मुख से ये रिपोर्ट जब रखी थी, तो इस रिपोर्ट को क्या सिरे से खारिज कर दिया और यहीं से विरोध के स्वर उत्पन्न हुए और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत वहीं से प्रारंभ कर दिया। तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। कभी क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? 1919 में। 1920 में इस आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा की गई। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि असहयोग आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब तहकीकात कमेटी द्वारा जिसमें अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख से जब प्रस्तुत की तो उसने क्या, इसे अनसुना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। तब जाके गांधी जी को यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने जो विरोध के स्वर में अपना 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और जनरल डायर को जो क्या हुआ, जनरल डायर जब लंदन पहुँच गया था तो उधम सिंह ने लंदन जाके उनकी हत्या कर दी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा की गई? ये उधम सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी। और यह हत्या कहाँ हुई? यह हत्या लंदन में हुई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगला वीडियो मैं आपके सम्मुख से जल्दी ही लाऊंगा। जो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, फिर उसके बाद आगे को हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।